इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए साल 2025 बेहद खास रहा। ये वो साल रहा जब रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया मिशन को तराशा गया। आत्मनिर्भर भारत की ताकत को धार दी गई। रक्षा क्षेत्र में कई कीर्तिमान रचे गए। वहीं कीर्तिमान के सांचे में भविष्य के हथियारों की नींव भी रखी गई। साल 2025 में डिफेंस सेक्टर में ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे गए जिससे देखकर दुनिया भौचक्की रह गई। साल 2025 भारत के लिए केवल एक साल नहीं रहा, बल्कि दुनिया को ये बताने का साल रहा कि ऐसी कोई तकनीक नहीं जिसमें भारत को महारत हासिल नहीं। भारत जिस आत्मविश्वास के साथ 2025 में अपने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा, उसे दुनिया हैरान थी। 24 सितंबर 2025 को ट्रेन के जरिए कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए भारत ने अग्नि 4 मिसाइल, जो कि 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है, उसके सफल परीक्षण से दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। भारत ने ट्रेन पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के जरिए मिसाइल से परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल कर ली। यानी अब देश के किसी भी कोने से मिसाइल लॉन्च की जा सकती है और उसी का प्रमाण है ये तस्वीर। कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम से अग्नि प्राइम की टेस्टिंग करना दरअसल एक विकल्प के तौर पर था। भारत हर तरह के विकल्पों को लेकर चल रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो जंगल से लेकर पहाड़ तक इस कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने वाला कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि मिसाइल आसानी से लॉन्च की जा सके। रेल लॉन्चर एक खास ट्रेन जैसा सिस्टम है जो रेल की पटरियों पर चलता है। इसमें मिसाइल को कैनिस्टर यानी कि बंद बॉक्स में रखा जाता है। कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चिंग सिस्टम की मदद से मिसाइल दागी जा सकती है। ट्रेन से मिसाइल टेस्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया के चंद देश मसलन रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया ही हैं जिन्होंने रेल नेटवर्क से मोबाइल कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम विकसित किया है। अब भारत भी अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के जरिए मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चिंग सिस्टम में अपना नाम जोड़ रहा है। जो सीक्रेसी या डिप्लॉयबिलिटी की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ जाएगी। हज़ारों किलोमीटर हम इधर से उधर उस मिसाइल सिस्टम को ले जा सकते हैं, बड़ी तेज़ी से ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा नेटवर्क जो अपने आप में रेलवेज का है वो पूरे इंडिया में है। दैट मीन्स पहला एडवांटेज तो यही हो गया कि कहीं से कहीं पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, कम से कम टाइम में हो जाएगी। आमतौर पर बैलिस्टिक और लंबी दूरी की मिसाइलें वजन में काफ़ी भारी होती हैं, साथ ही इनकी आकार भी काफ़ी बड़े होते हैं और इनका मूवमेंट आसान नहीं होता। लिहाजा इन्हें अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो में रखा जाता है और वहीं से इन्हें लॉन्च भी किया जाता है या फिर मिसाइल लॉन्चर की मदद से इन्हें फायर किया जाता है। रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक से ये फायदा होगा कि अब युद्ध जैसे हालात के दौरान सेना दुश्मन की नजरों से बचाने के लिए अपनी मिसाइलों को रेल सुरंगों में छिपा सकती है, क्योंकि सुरंगों में होने की वजह से ये सैटेलाइट की नजरों से छिप सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें, क्योंकि जो हमारे मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो अगर पाकिस्तान या दुश्मन की नज़र में वो वहाँ पे अटैक करके उसको बर्बाद कर सकते हैं, परंतु अगर रेल के ऊपर बेस्ड हैं तो वो हम उनको पता है कि यहाँ पे, लेकिन हम उनको 50-100 किलोमीटर बाई ट्रेन वहाँ ले जाके वहाँ से फायर कर दिया, उसके बाद फिर लौटा के तीसरी जगह पे ले गए, तो उनको
पता नहीं चल पाएगा। एक हमारा सरप्राइज फैक्टर बना रहेगा, एक उनको धोखा होगा कि कहाँ से आया ये फायर, तो ये सफलता के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2025 कई लिहाज से बहुत अहम रहा। 2 दिसंबर 2025 को भारत ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम के हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट में बड़ी सफलता हासिल की। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में हाई स्पीड टेस्ट किया, जिसमें फाइटर जेट की कैनोपी कटिंग, इजेक्शन सीक्वेंस और एयर क्रू रिकवरी सिस्टम को सफलतापूर्वक परखा गया। डीआरडीओ ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एजेंसी के साथ मिलकर फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग मौजूद। डायनामिक इजेक्शन टेस्ट बेहद मुश्किल होते हैं। इसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अगले हिस्से को बेहद कंट्रोल तरीके से मानक रफ्तार तक पहुंचाने के लिए मल्टी स्टेज रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल होता है। टेस्ट डमी के जरिए वास्तविक इजेक्शन के दौरान पड़ने वाले लोड और एस्केलेशन को रिकॉर्ड किया गया। ये परीक्षण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम रहा। साल 2025 से एक तरफ देश में अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया गया। साथ ही फ्रांस के साथ राफेल मरीन विमानों का सौदा भी हुआ। वहीं रूस के साथ मिलकर रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाया गया। साल 2025 में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी गई, जिसमें 22 एक सीट वाले और 4 2 सीट वाले लड़ाकू विमान शामिल हैं। इस डील की वैल्यू करीब 63,000 करोड़ रुपए है। एक तरफ भारत आयात के जरिए सेना को बिना किसी देरी के आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा है, वहीं स्वदेशी रक्षा उपकरणों पर जोर देकर घरेलू रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर नाम का स्मार्ट बम, जिसे भारत में ही बनाने का आधिकारिक समझौता कर लिया गया है। हैमर एक स्मार्ट प्रेजेंस गाइडेड एयर टू गाइड वेपन है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो चुका है। जैश के ठिकानों को इसी से टारगेट किया गया था। हैमर दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और पुलों को 70 किलोमीटर दूर से भी तबाह कर सकता है। टारगेट पर वार करने के लिए रास्ता बदल सकता है। ये एक ऐसा बम है जो हर मौसम में कारगर है, जैमर को धोखा देने की क्षमता रखता है। हैमर कोई साधारण बम नहीं है, ये एक मॉड्यूलर गाइडेंस किट और रेंज एक्सटेंशन किट है जो 250 से 1000 किलोग्राम तक के स्टैंडर्ड बम में फिट हो सकता है। वैसे साल 2025 की बात करें तो वायुसेना के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक ये रहा है। 17 अक्टूबर 2025 को नासिक में LCA तेजस मार्क 1 की फ्लाइट की टेस्टिंग की गई, जो पूरी तरह से सफल रही। खबर यह भी है कि जल्दी ही एयरफोर्स को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तेजस मार्क 1A के पहले 2 फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को सौंपने जा रहा है, जो नई तकनीक और नई ताकत से लैस होंगे। HAL ने तेजस के अपग्रेडेड वर्जन की तैयारी पूरी कर ली है और अब 4 GE F404 इंजन HAL को मिल चुके हैं। तेजस मार्क 1A 4.5 जेनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। 4.5 जेनरेशन का ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का वो जांबाज है जिसके सामने चीन का J-10C और पाकिस्तान का JF-17 थंडर टिक नहीं पाते। भारत अब तेजस मार्क 1A के दम पर आसमान में और ज्यादा मजबूत होने वाला है।
तेजस मार्क 1 का वजन महज 6500 किलो का है, जिससे ये हल्का और ज्यादा फुर्तीला है और माना यह जाता है कि मार्क 1A के पास करीब 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है। सीलिंग रेंज यानी कि ऊंचाई पर जाने की क्षमता की बात की जाए तो ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है और ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की ताकत रखेगा। यही नहीं, तेजस मार्क 1A में मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता होगी, जिससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। तेजस को दुश्मन ने हल्के में लेने की गलती की तो उसके लिए ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत को जोड़ा गया है जो इसे अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। हथियार रखने के लिए तेजस मार्क 1A में 9 हार्ड पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें 5300 किलोग्राम तक के हथियार अटैच किए जा सकेंगे। इसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को लगाया जा सकता है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। वहीं शॉर्ट रेंज के लिए ASRAM और डर्बी लेजर गाइडेड बम और रॉकेट्स लगाए जाएंगे। वहीं आत्मरक्षा के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट चाफ फ्लेयर जोड़ा गया है, जो कि दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। तेजस मार्क 1A की रफ्तार अब किसी को रोक नहीं पाएगी। ये भारत के भरोसे की उड़ान है और इसकी गूंज सिर्फ रनवे तक नहीं बल्कि बॉर्डर के पार भी सुनाई दे सकती है। फरवरी 2021 में सरकार ने HAL से 83 तेजस MK1A खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, लेकिन इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से अब तक एक भी जेट वायुसेना को नहीं मिला है, लेकिन अब इंजन मिलना शुरू हो गया। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर इंडो रसिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अमेठी में 203 असॉल्ट राइफल की आपूर्ति 2025 में दूसरी छमाही में की। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 5200 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत 6 लाख राइफल्स भारत को मिलने वाली है। 23 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने 24 सेकंड का टैक्टिकल वीडियो जारी कर नई AK-203 राइफल की ताकत को दिखाया था। वीडियो में इसे शेर नाम दिया गया। .62 कैलिबर का AK-203 राइफल वजन में काफी हल्का है। इसका वजन अमेरिकी 600 के बराबर यानी कि 3 किलो 800 ग्राम है, जिससे सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होती है। AK-203 राइफल की ताकत की बात अगर की जाए तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसके पास 500 से 800 मीटर तक अचूक निशाना लगाने की ताकत है। इसके पास एक मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। जब मैं सर्विस में आया था तब इंसास राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी जनरली उस टाइम पर, लेट 80s की अगर हम बात करें तो ये तब करी गई थी। और उससे पहले हमारे पास जो SLR होती थी वो 7.62 होती थी और इंसास का जो कैलिबर है उसको कम किया गया था 5.56, और ये इसलिए किया गया था कि दुश्मन को वो चोट पहुंचाए, मे बी उसकी डेथ हो या ना हो। सो सबसे बड़ी बात यह है कि AK-203 जिसको हम शेर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में एज अ निकनेम, वो 7.62 की है। दैट मींस उसकी जो लिथैलिटी ऑफ हिटिंग है वो बिल्कुल किलिंग होगी, जिसको मैं बोल सकता हूं हेवियर हिटिंग कैपेसिटी की वजह से वो किलिंग होगी। भारतीय सेना के लिए 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जरूरत है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। केवल वायुसेना और थल सेना को नहीं बल्कि कोशिश ये हो रही है कि हम अपने नेवी सिस्टम को भी और ज्यादा ताकत दें, क्योंकि भारत 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसे में चीन और दूसरे मुल्कों की नापाक हरकतों से हम वाकिफ है। और इसीलिए नेवी को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए साल 2025 में एक ऐसा सिस्टम नेवी को दिया गया है जो अंडर वाटर सर्विलांस भी कर सकता है और अंडर वाटर भारत की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सफल है। भारत ने अपनी अंडर सी यानी कि समंदर के अंदर युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित MPAUV यानी कि मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कार्यक्रम का अनावरण किया। ये नया सिस्टम ऑटोनॉमस है। इसका मुख्य काम माइंस काउंटर मैनेजमेंट मिशन होगा, यानी पानी के नीचे बिछाई गई दुश्मन की समुद्री माइंस को ढूंढना और उन्हें साफ करना, जिससे
नौसेना को अतिरिक्त लेयर की सुरक्षा मिलेगी। इसमें देखिए एक सिंगल व्हीकल नहीं होती, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो मल्टीपल व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है। और इनमें जो जो सिस्टम होते हैं, सबसे पहले तो इसमें साइड स्कैन सोनार सिस्टम होता है, जो कि और साथ में उसके अंडर वाटर कैमरा होता है। इसकी वजह से वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और साथ में अपने बाकी जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है उसको वो कन्वे करता है। MPAUV में डीप लर्निंग आधारित एल्गोरिदम लगाए गए हैं जो खुद ही संदिग्ध वस्तुओं को पहचान लेते हैं। इससे ऑपरेटर के हस्तक्षेप की जरूरत कम हो जाती है और मिशन का समय भी घटकर काफी कम रह जाता है। MPAUV में माइन स्कैनर, सोनार और अंडर वाटर कैमरे लगाए गए हैं जो रियल टाइम में माइंस जैसी खतरनाक चीजों की पहचान करते हैं। अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन्हें मिशन के दौरान आपस में डेटा शेयर करने की क्षमता देता है। चौबीस नवंबर को भारत में ही बने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो क्राफ्ट INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये नई पीढ़ी का INS माहे है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में पूरी तरह से दक्षता प्राप्त है। नेवी का नया योद्धा INS माहे समंदर के अंदर दुश्मनों की हर नापाक हरकत को ध्वस्त तो करेगा ही, साथ ही साथ दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तबाह कर देगा। अब इसे दुश्मन की तबाही क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। माहे एक मल्टी रोल वॉरशिप है जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन, कोस्टल डिफेंस और सुरक्षा, पानी की भीतर निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, माइन बचाने की क्षमता, उथले पानी में उच्च सटीकता से काम करने की ताकत रखता है। यही नहीं, INS माहे स्टेल्थ क्षमता पोत है जो दुश्मन की निगरानी प्रणाली से चुपचाप ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। माहे क्लास के जितने भी ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, वो इनका मकसद सिर्फ है क्या कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन को लॉन्च करना। इसके लिए उनके पास तमाम तरीके के डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, सोनार सिस्टम होते हैं, और इसके तहत जब वो उसका डिटेक्शन कर लेते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास तमाम तरीके की मिसाइल्स होती हैं जिसको वो लॉन्च करते हैं। बेसिकली ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन को एनहांस करते हैं। बेसिकली इसका जो लेंथ होता है, जो हिंदुस्तान ने डेवलप किया, उसका 78 मीटर है। ये जहाज आकार में छोटा है पर मारक क्षमता जबरदस्त है। INS माहे में पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए 12 बैरल वाला IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा है। छोटे जहाजों और हवाई खतरों से बचाव के लिए 30 mm नेवल सरफेस गन लगे हैं। जहाज पर 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हैं जिससे 6 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। समुद्री डकैत, छोटे तेज हमलावर जहाज और तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल्ड गन लगाई गई है। INS माहे डीजल इंजन और वाटर जेट प्रोपल्शन तकनीक से चलता है। इसका वाटर जेट सिस्टम आवाज़ कम पैदा करता है और इसीलिए इसे साइलेंट हंटर भी कहा जाता है। अनमैन एरियल व्हीकल काल भैरव अब बहुत ही जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाला है, जिससे भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। बेंगलुरु बेस्ड एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव E2A2 तैयार किया। ये ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मध्यम ऊंचाई और लंबी क्षमता वाला ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे पावरफुल बनाता है इसका AI सिस्टम। ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। पेलोड की बात की जाए तो ये ड्रोन अपने साथ 51 किलोग्राम वजन तक लेकर उड़ सकता है, जिसमें EOIR मिसाइल, लेजर गाइडेड रॉकेट या बम शामिल हैं। ये काल भैरव का सबसे बड़ी क्षमता यह है कि वो मेक इन इंडिया है। इससे और बड़ी कोई क्षमता नहीं हो सकती कि हमारे अपना खुद के देश का बना हुआ है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस विच इज अ वेरी फिनोमिनल क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं मेल क्वालिटी। और इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड है।
ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि ये टैक्टिकल लेवल का वेपन सिस्टम है, स्ट्रैटेजिक लेवल का नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 3,000 किलोमीटर है, और इसके जो कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं। काल भैरव के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए चिंता की बात नहीं है, ये शॉर्ट रनवे पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। भारतीय सेना 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार कर रही उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, क्योंकि हमारी सेनाएं जानती है कि खतरा केवल एक मोर्चे से नहीं बल्कि दो मोर्चों से है। एक तरफ है चीन, दूसरी तरफ है पाकिस्तान, और इसीलिए अपनी ताकत को उस हिसाब से ही मजबूत किया जा रहा है। अब रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी वीडियो को ही देख लीजिए, जिसमें देश में तैयार 2 योद्धाओं की ताकत का ट्रेलर दुश्मनों के सामने रखा गया है। पहला योद्धा स्वदेशी लाइट वेट टैंकर जोरावर है, जिसकी हमजोली बनी नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इंडियन मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी के तहत जब हाई अल्टीट्यूड में जोरावर लाइट टैंक को डिप्लॉय किया जाएगा तो उसके साथ साथ नाग मार्क 2 के दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। इसका मेन पर्पस है कि पहाड़ी युद्ध के दौरान अक्सर दुश्मन खाइयों के पीछे, दर्रों के पीछे या पत्थरों के पीछे छुपा रहता है और वहाँ से हमारे टैंक यानी जोरावर पर हमला कर सकता है। इसीलिए जोरावर को नाग मार्क 2 के साथ इंटीग्रेट करके युद्ध क्षेत्र में डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि अगर सामने दुश्मन का भी कोई टैंक है या दुश्मन का कोई बंकर के अंदर हाइड आउट है तो नाग 2 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के टैंक को भी हम 4 से 10 किलोमीटर की दूरी से नेस्तनाबूद कर देंगे। जोरावर भारत का पहला AI इनेबल्ड टैंक है जो ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक में प्रभावी रूप से काम करता है। अब जोरावर टैंक में 3rd जनरेशन नाग M2 ऑल वेदर एंटी टैंक मिसाइल की ताकत जोड़ दी गई है। ये मिसाइल मैनपैड या नाग मिसाइल करियर से लॉन्च की जा सकती है। अब DRDO ने इसे टैंक के साथ लॉन्च करने की क्षमता भी हासिल कर ली है, जो अब जोरावर के साथ इंटीग्रेट हो चुकी है। थल सेना के साथ साथ वायुसेना को भी और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत ने अब हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र 2 राइफल को और ज्यादा घातक और ताकतवर बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब इसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर। मई 2025 में हुए ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपने J-10 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, जो PL-15E मिसाइल से लैस थे। इनकी रेंज करीब 145 किलोमीटर बताई जाती है, लिहाजा भारत के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो हवाई ताकत में दुश्मन से आगे बढ़े। अब अस्त्र मिसाइल का अपग्रेडेशन चीन की PL-15 मिसाइल के सीधे जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जहां पाकिस्तान को मिली PL-15E मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 145 किलोमीटर बताई जाती है, वहीं भारत की नई अस्त्र MK2 मिसाइल 200 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। अस्त्र मार्क 2 के लिए ट्रेजेक्ट्री, शेपिंग और प्रोपल्शन सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे ज्यादा थ्रस्ट बनेगा और लंबे समय तक बर्न होगा। वायुसेना पहले ही 280 से ज्यादा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल ले चुकी है, जो आसानी से 100 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अचूक निशाना लगाने के लिए इसे उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन क्षमताओं से लैस किया गया है। अस्त्र मिसाइल एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर तकनीक से लैस है, जो कि इसे किसी जैमर वाले इलाके में टारगेट को निशाना बनाने में मदद करता है। आमतौर पर एयर टू एयर कॉम्बैट के दौरान एक फाइटर पायलट एयर टू एयर मिसाइल जब फायर करता है तो दुश्मन का जहाज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं तो आंख से दिखाई देने लगते हैं। लेकिन समझिए अगर दुश्मन का जहाज 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर है तो वो आंख से नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में फाइटर पायलट अपने फाइटर प्लेन में जो रेडार लगा हुआ है, एयर टू एयर रेडार लगा हुआ है,
उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के जहाज को 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है और लॉक ऑन कर सकता है। और इसके बाद जब दुश्मन का जहाज 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है, वहीं से वो अपने मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जबकि दुश्मन का जहाज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कैपेबिलिटी को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी कहते हैं। अस्त्र मिसाइल के लिए नए वर्जन से भारत की डिफेंस एंड्योरेंस यानी कि रक्षा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलेगी। ये खासतौर पर सीमा पर बदलते हवाई युद्धक की रणनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित होगी। अस्त्र मिसाइल में स्मोकलेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगता। वहीं एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से ये तेज रफ्तार से उड़ते टारगेट को भी सटीक निशाना बना सकती है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30, मिराज 200, तेजस और मिग 29 के एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। अस्त्र मिसाइल की रफ्तार की बात की जाए तो ये 4.5 मैक से ज्यादा है। अस्त्र मिसाइल की खूबियों को देखते हुए आने वाले वक्त में LCA Mk1A और AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे भविष्य के फाइटर जेट्स में इसे शामिल करने की योजना है। अब तक DRDO की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स को अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें दी थी। इनका रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 110 किलोमीटर होता था, लेकिन अब भारत में हम अस्त्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाने लगे हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। यानी पहले अगर हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए उसके 100 किलोमीटर पास तक जाना पड़ता था, अब हमारे इंटरसेप्टर को दुश्मन के हवाई जहाज को शूट डाउन करने के लिए मात्र 200 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। भारतीय सेना अपनी ट्राइड ताकत से लैस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी अपग्रेड कर रही है और माना ही जा रहा है कि अगले 2 साल में 800 किलोमीटर दूर तक मार करने वाला नए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार हो जाएगा। ...800 किलोमीटर की रेंज का मतलब पूरा पाकिस्तान इसकी जद में होगा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी जैसे बड़े शहर भी बस एक फिंगर टिप पर आ जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स अपने ही एयर लिमिट में रहते हुए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को तबाह करने की ताकत रखेंगे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज यानी कि 3424 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 450 किलोमीटर है, जिसका नया वर्जन 800 किलोमीटर की रेंज के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी टेंशन में डालेगा। भारत ने हाल ही में 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 का भी सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये स्वॉर्म ड्रोन जैसे कुछ और ड्रोन्स को पल भर में निपटा सकता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस तरह के वेपन्स अभी तक केवल अमेरिका, रूस, चीन या फिर इजराइल के पास है, लेकिन अब भारत भी इस कतार में शामिल हो गया है। अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में नेशनल ओपन एयर रेंज में लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण किया गया था, जिसमें स्वदेशी सिस्टम ने एक छोटे विमान और 7 ड्रोन के झुंड को मार गिराया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि ऐसी कोई तकनीक नहीं जिसमें भारत को महारत हासिल नहीं। स्वदेशी 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन MK2 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है। इसकी मदद से फिक्स विंग ड्रोन, दुश्मन के सर्विलांस सेंसर और एंटीना को भी आसानी से तबाह किया जा सकेगा। बहुत ही कारगर वेपन सिस्टम है जो आज की डेट में तमाम तरीके के जो लो कॉस्ट ऑप्शन की लड़ाई चल रही है, जिसमें ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, कोई सा भी एरियल टारगेट है,
उसकी तरफ अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। तो हमें एक तरीके की ये सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है, एयर डिफेंस में एक बहुत अहम रोल निभाता है। और जब हम बैटलफील्ड में तमाम तरीके के एयर डिफेंस के अम्ब्रेला, तमाम तरीके के लो रेंज, मीडियम रेंज एंड हाई रेंज के कवरेज की बात करते हैं तो उसमें इसका बखूबी से इस्तेमाल होता है। आज की डेट में जो हम रेंज इससे अचीव कर रहे हैं वो 5 किलोमीटर है। तो ओवरऑल हमारे डिफेंस पोटेंशियल को एनहांस करता है। और जिस तरीके के खतरे आज की डेट में देखे जा रहे हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, उनके प्रति ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में कोई ठोस प्रोजेक्टाइल यानी कि गोला बारूद मिसाइल का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें टारगेट को भेदने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल तकनीक के कंसंट्रेट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लेजर वेपन एयर डिफेंस के लिए सस्ता और कारगर हथियार साबित होगा। सोलह और 17 जुलाई 2025 को भारत ने एक ही दिन में 3 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने एक ही दिन में 3 मिसाइल टेस्ट का सफल परीक्षण करके दिखा दिया कि भारत हर मामले में कितना ताकतवर है और किस तरीके से अपनी ताकत को आगे बढ़ाता जा रहा है। सोलह जुलाई को भारतीय सेना और डीआरडीओ ने लद्दाख के ऊंचे और मुश्किल इलाके में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया। इस परीक्षण में आकाश प्राइम की मिसाइलों ने हवा में उड़ रहे 2 टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया। आकाश मिसाइल को स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के साथ पूरी तरह से लैस किया गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे पूरी तरह से एक्यूरेसी मिलती है। और एक और बड़ी खासियत, अगर टारगेट आपका बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो तो उसको भी टारगेट करने में ये मदद करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर एक तरह से मिसाइल का आंख और दिमाग होता है। ये एक मिसाइल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जो उसे अपने टारगेट को सटीक रूप से ट्रैक करने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। आकाश के साथ साथ 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल की धार को भी परखा गया। ये परीक्षण सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया, जिनके पास देश के न्यूक्लियर हथियारों का जिम्मा है। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत ने भी AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन को मंजूरी दे दी है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जो भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा करेगा। AMCA को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत में काम कर रही निजी कंपनियों के सहयोग से इस परियोजना पर काम करेगी। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू जेट की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दी गई है और एजेंसी जल्दी ही निजी कंपनियों के साथ सहयोग के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी की भी और ज्यादा धार देने के लिए अब कमर कस ली है। DRDO अब अपनी माउंटेड गन सिस्टम को लेकर काम शुरू कर चुका है, जो बहुत ही जल्द भारतीय सेना में शामिल होने वाली है। माउंटेड गन सिस्टम यानी ऐसी भारी तोप जिसे 8x8 हाई मोबिलिटी व्हील्ड प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है। अभी आर्मी के पास जो गन सिस्टम है वो टोड है, यानी कि उन्हें गाड़ी के पीछे हुक में फंसाकर खींचकर इधर उधर ले जाया जाता है। माउंटेड गन सिस्टम को गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाया जा सकेगा। माउंटेड गन सिस्टम के तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी कि इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। ये हर मिनट 6 गोले दागने में सक्षम है और इसके गोलों की रेंज 45 किलोमीटर है। समंदर में दुश्मन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना को पावरफुल बनाया जा रहा है। साल 2025 में नेवी में कई ताकतवर
युद्धपोत शामिल किए गए। 15 जनवरी 2025 को नेवी में 3 युद्धपोतों को शामिल किया गया, INS वागशीर, INS नीलगिरी और INS सूरत। 18 जून 2025 को INS अरनाला को नेवी में शामिल किया गया। 1 जुलाई 2025 को INS तमाल, 8 जुलाई 2025 को INS निस्तार, 26 अगस्त 2025 को INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, 6 अक्टूबर 2025 को INS अंद्रूद और INS इक्शाक का नेवी में कमीशन किया गया। भारत के रणबांकुरों को अब सरहद पार करके दुश्मन के नजदीक जाकर उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास अब बहुत ही जल्द बाज की ताकत आने वाली है। और बाज की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुश्मन कहीं भी हो, हमारे सैनिक दूर से ही उसका खात्मा कर सकते हैं। फिलहाल बाज को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर निजी कंपनियों के साथ हो गया है और ये बहुत ही जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाला है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर का अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा ये किया जा रहा है कि दुनिया का ये पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकेगा। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन 1 मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मैदानी इलाकों में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में ये 45 किलो तक का वजन ले जा सकता है। इसे मैनुअल और ऑटोनॉमस मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनॉमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की ताकत है इसमें। जो बेसिकली ये एंटी टैंक के लिए एक प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें कि रॉकेट लॉन्चर को माउंट किया गया है। जब रॉकेट लॉन्चर माउंट होता है तो जब ये जो बाज ड्रोन है, जब वो टारगेट के पास पहुंचता है, जैसे कि कॉम्बैट टीम या कॉम्बैट ग्रुप के पास पहुंचता है, या स्क्वाड ऑफ आर्मर के पास पहुंचता है, या बीएमपी के पास पहुंचता है, तो उसको वो रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। और जब रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है तो उसका एक्यूरेट निशान होता है। एक एरियल प्लेटफॉर्म है। अब टॉप अटैक से जब किसी टैंक में फायर किया जाएगा या टैंक को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उस पर बहुत कारगर होता है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, इसका जो लेजर कैमरा है और जो पॉड है जो जिसमें कि आपका अब रॉकेट लॉन्चर माउंट किया हो, इन दोनों की साइड को अलाइन किया जाता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो जैसे भी किसी टारगेट पे वो क्रॉस फायर जाता है, ऑटोमेटिकली रॉकेट लॉन्चर उस पर लॉक हो जाता है और जब उसको फायर का इंस्ट्रक्शन होता है या ऑटो फायर मोड पे सेट किया होता है तो वो उस टारगेट को जाके बर्बाद कर देता है। भारतीय सेना ने अपनी तोपखाना ताकत को और ज्यादा धार देने के लिए इसमें पिनाका रॉकेट सिस्टम को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे बहुत ही जल्द रक्षा अधिग्रहण परिषद के सामने रखा जाएगा। पहले डीआरडीओ ने 45 किलोमीटर रेंज के अनगाइडेड और 75 किलोमीटर रेंज के गाइडेड पिनाका रॉकेट विकसित किए। अब अगला लक्ष्य 120 किलोमीटर और फिर 300 किलोमीटर की रेंज हासिल करना है। आर्टिलरी में जो वेपन सिस्टम्स हैं वो हमारे पास 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक के रेंज है, 80 किलोमीटर भी है। पिनाका 120 किलोमीटर पर जाती है, तो ये मिसाइल्स और आर्टिलरी गन्स के बीच के डिस्टेंस को कवर करती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया होने की वजह से हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर पाते हैं। ऑल वेदर है और जैसा कि आपको पता है पिनाका शिवजी के धनुष के नाम के ऊपर रखा गया है, बो जो होती है, पिनाका इज दैट पार्ट ऑफ इट। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेपन सिस्टम एक कम से कम 44 सेकेंड्स में 72 रॉकेट एनिमी के इलाके पर गिरा पाती है और वहां से भाग जाती है। सो अपने आप में काउंटर बम्बार्डमेंट भी नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इससे और अच्छी वेपन सिस्टम अपने आप में आर्टिलरी के रेंजेस के अंदर कवर होगी, क्योंकि इसके आगे मिसाइल स्टार्ट हो जाएंगी जिसका कि एक अलग यूज होता है।
रक्षा सूत्रों की माने तो नए रॉकेट उसी लॉन्चर से दागे जा सकेंगे जिसका इस्तेमाल अभी फिलहाल हो रहा है। मतलब साफ है कि सेना को नए लॉन्चर खरीदने या बदलने की जरूरत नहीं होगी, पुराने सिस्टम से ही ज्यादा दूरी तक हमला किया जा सकेगा। थल सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का आखिरी बैच भी भारत पहुंच चुका है। भारतीय सेना को अमेरिका से आखिरी 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। 17 दिसंबर 2025 को ये हेलीकॉप्टर एंटोनोव AN-124 ट्रांसपोर्ट विमान में गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। इसके साथ ही भारतीय सेना के 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का बेड़ा पूरा हो चुका है। तीनों हेलीकॉप्टर्स को फाइनल असेंबली के बाद पाकिस्तान के साथ लगी पश्चिमी सीमा के पास जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात किया गया है। हिंद महासागर में भी भारत ने अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत किया है और इसी के तहत MH-60R को INS हंसा में इंस्टॉल किया गया है। इसमें कमीशन कर दिया गया है। गोवा के हंसा नेवल एयरबेस पर MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स को INS हंसा में स्क्वाड्रन किया गया। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका में बने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है। नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुके इस योद्धा को भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से कई परीक्षणों से गुजारा गया है। MH-60R के बारे में कहा जाता है कि उसके पास बाज से भी तेज निगाहें हैं। ये पाताल में छिपे दुश्मन को ढूंढ लेता है और फिर उसे तबाह करने में देरी नहीं लगाता। MH-60R सी हॉक एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। सबसे एडवांस एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। MH-60R हेलीकॉप्टर में कई मोड वाले रडार हैं। नाइट विजन उपकरण लगे हैं जिससे दुश्मन आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम MH-60R हेलीकॉप्टर समंदर की गहराई में छिपे दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने में सक्षम है। रण क्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।